तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज से हम 11th की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारी 11th की पहली क्लास है। तो इस क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समृद्ध संख्या को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम समृद्ध संख्या के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद जो इसके क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो समृद्ध संख्या चैप्टर है ये आपके लिए एकदम अलग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इस तरह से आप पहले आप कभी नहीं पढ़े हैं। इसलिए आप लोग एकदम अच्छे से इसको समझिएगा, जिससे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो अगर बच्चों आप लोग इस क्लास को सपोर्ट करते हैं तो आगे आने वाले समय में हम 11th के जो और सारे चैप्टर हैं उन चैप्टर को भी आपको हम जरूर कराएंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो संख्याएं हैं उनका वर्गीकरण क्या है, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर आएंगे। देखिए, जो संख्याएं आपकी होती हैं यानी उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो संख्याएं आपकी तीन प्रकार की हैं। पहला आपका क्या हो गया, वास्तविक संख्या, दूसरी हो गई काल्पनिक संख्या और तीसरी आपकी क्या हो गई, समृद्ध संख्या। तो अभी तक आप 10th क्लास तक वास्तविक संख्याओं के बारे में आप एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, उनके कितने पार्ट होते हैं। तो अगर आपको जानना है कि वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है, तब आप हमारे प्लेलिस्ट में पहली ही क्लास जो आपकी थी वहां पे पूरा एकदम विधिवत आपको हम बताएं संख्याओं के बारे में। तो वहां से जाकर आप जरूर देख लीजिए, क्लास 10th की वो वीडियो है। अब आपको जानना है काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, ये आपके लिए नया होगा। और काल्पनिक संख्याओं के बाद आपको देखना है कि समृद्ध संख्याएं क्या होती हैं, जो आपके चैप्टर का नाम ही है। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या है। काल्पनिक संख्याएं, इसी को आप अधिकल्पिक संख्या भी बोलते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर। तो डिफिनीशन इसकी पहले हम देख लेते हैं। किसी ऋण वास्तविक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक या अधिकल्पित संख्या कहलाता है। यानी कोई भी संख्या हो उसका ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल आएगा वो क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई समीकरण x² + 1 = 0 दिया है। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाता है, और x की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो √ इधर लग जाएगा, इधर क्या आ गया, -1 आ गया। तो जब आप अभी 10th में पढ़ते थे द्विघात समीकरण, अगर इस तरह से कुछ x की वैल्यूज आपको मिल जाती थी, उसको आप वहीं पे छोड़ देते थे, अनिर्धार्य बोल देते थे, यानी ये वैल्यू यहाँ पे ली नहीं जा सकती, यानी इसकी वैल्यू ही नहीं निकाली जा सकती। तो 10th तक तो आप इसको छोड़ देते थे। लेकिन यूलर एक गणितज्ञ थे, उन्होंने इसको बताया कि जो रूट में माइनस वाली संख्या आ गई उसकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो उन्होंने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, देखिए, तो ये जो √-1 है इसकी जगह पे यूज कर दिया आयोटा। तो ये हट गया। तो जिस तरह से ये यहाँ पे है, आप कोई भी संख्या हो, उस ऋणात्मक संख्या हो, उसका वर्गमूल आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा। तो इसको आप याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक, तो यहां पे ये हो गया आयोटा। अब इस तरह से कोई भी संख्या हो, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे x² बराबर आपको मान लीजिए 3 दिया है, -3, तो ये हो गया -3। तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे, देखो कैसे निकलती है, √3 को अलग कर दो और -1 को अलग कर दो।
ये तो हो गया √3 और इसके जगह पे बताया गया है कि क्या रख दोगे, आयोटा। तो यहां से देखिए जो संख्या माइनस में थी रूट के अंदर उसकी भी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। तो इस तरह से ये जो संख्या आपकी होती है इसी को आप क्या बोलते हो, काल्पनिक संख्या बोलते हो। ये क्या हो गई, काल्पनिक संख्या। तो ये आप काल्पनिक संख्या के बारे में आप समझ गए कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब तो यहां पे हम देख लेते हैं आई का मान, आई की क्या क्या वैल्यूज होती हैं। आई यानी कि आयोटा, आप शॉर्टकट में आई भी बोल देते हो लेकिन इसको क्या बोला जाता है, आयोटा ही कहा जाता है। तो अभी हम पीछे निकाले कि यहां पे आयोटा की जो वैल्यू निकली √-1 निकली। अगर इसका स्क्वायर आप कर दोगे, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा यानी कि -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। अब आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए आयोटा की पावर जो 3 है उसको लिखोगे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना है, -1 है। तो यहां से आयोटा क्यूब की जो वैल्यू मिल गई वो माइनस आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू हो गई माइनस आयोटा। अब क्या करोगे, यहां पे इसका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो कितनी पावर हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसका भी स्क्वायर करोगे तो कितनी हो जाएगी, -1। यानी कि आयोटा की पावर जो 4 है उसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आपको इन्हीं 4 वैल्यूज को याद रखना है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है। अब इसके मदद से आप कितनी भी पावर लगी हो उसकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम दिखाते हैं कि कैसे आप वैल्यू निकालते हो आयोटा की। यहां पे हम ले लेते हैं आयोटा की पावर, मान लीजिए 50 ले लेते हैं। अब इसकी वैल्यू आपको तो याद नहीं है, तो आपको सिर्फ 4 वैल्यूज की मदद से इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग देंगे इसको तो देखिए क्या आएगा, 12 चौक 48 और इस पर पावर लगी, यहां पे 4 लगाएंगे, ये देखिए 12 चौक 48, यहां ऊपर 12, 2 आई बच रहा है, इसको आप ऐसे लिख लो। देखिए 50 को आप भाग करेंगे किससे, 4 से, तो 4 एकम 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 2 शेष बचा। तो आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो कि जो शेष बचा है 4 से भाग करने पे जो शेष बचा है वही आपको लिख देना है पावर में। तो हम थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप में इस तरह से लिखे कि आयोटा की पावर 4 और उस पर पावर कितना लग गई, 12। 12 चौक 48, 2 घात बच रही है तो 2 पावर यहां लगा दिए। अब आपको पता है इसकी वैल्यू निकाले हैं 1 पर पावर 12, इसकी वैल्यू निकाले हैं -1 निकाले हैं, तो कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा -1, यानी कि इसकी वैल्यू कितना आई, -1। आयोटा की पावर 50 की जो वैल्यू आ गई वो -1 आ गई। तो डायरेक्ट आप कैसे निकालोगे, देखिए अभी बताए कि 4 से भाग करो, जो शेष आता है वही पावर यहां लगा दो और इसकी वैल्यू कितना है, -1। ये डायरेक्ट इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये 4 वैल्यूज आप याद रखिएगा, इसके मदद से बहुत सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं कि समृद्ध संख्या होती क्या है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो डिफिनीशन देख लेते हैं। एक ऐसी संख्या युग्म जिसका एक भाग वास्तविक
और दूसरा भाग काल्पनिक होता है, समृद्ध संख्या कहलाती है। यानी समृद्ध संख्या दो संख्याओं का पार्ट है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या का योग कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए, उससे जो बनती है संख्या उसको बोलते हैं समृद्ध संख्या। तो देखते हैं समृद्ध संख्या दिखती कैसे है। तो जो इसका मानक रूप होता है, यानी कि जो दिखता है यहाँ पे मानक रूप कैसे दिखता है, a प्लस आयोटा b, जहां a क्या है, वास्तविक भाग है, a है वास्तविक भाग, और आयोटा b क्या है, काल्पनिक भाग। ये है काल्पनिक भाग। a हो गया वास्तविक भाग और IB हो गया काल्पनिक भाग। और यहां पे आप क्या लिख सकते हो, a तथा b क्या है, a तथा b वास्तविक संख्या है, a तथा b क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये आप यहां समझ गए कि इसको वास्तविक भाग बोलेंगे और इसको काल्पनिक भाग बोलेंगे, और जो समृद्ध संख्या होती है वो इस तरह से दिखती है। अब इसको आप ऐसे क्या लिख सकते हो, देखिए जो समृद्ध संख्या होती है उसको z से निरूपित करते हो, तो z बराबर आप ऐसे लिख सकते हो, z बराबर a प्लस आयोटा b लिख सकते हो। अब ये जो है किसका, समृद्ध संख्या का वास्तविक भाग है, ये समृद्ध संख्या का काल्पनिक भाग है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रियल z। रियल z का मतलब होता है कि जो समृद्ध संख्या है उसका वास्तविक भाग a, और ये क्या है, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक भाग, इसको बोलते हैं इमेजिनरी z, और ये कितना है आपका, आयोटा b है। तो आप इसको समृद्ध संख्या को इस तरह से भी आप दर्शा सकते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं, यहां पे हम देख लेते हैं कि समृद्ध संख्या की समानता क्या होती है, यानी दो समृद्ध संख्याएं कब समान हो सकती हैं। तो आइए हम देखते हैं, यदि दो समृद्ध संख्या को हम ले लेते हैं यहाँ पे z1, a1 प्लस आयोटा b1, तथा यहां पे ले लेते हैं z2, यहां पे z2 बराबर a1 प्लस आयोटा, यहां पे 2 लेंगे, ये यहां पे दो समृद्ध संख्याएं हैं, दो समृद्ध संख्याएं क्या है, समान है। तो दोनों समृद्ध संख्याएं यहाँ पे क्या है, समान है। तो अगर दोनों समृद्ध संख्याएं यहाँ पे समान हैं तब क्या होगा, इसका जो रियल पार्ट है यानी कि a1 a2 के बराबर होगा और b1 जो आपका है वो b2 के बराबर होगा। तब आप क्या लिख सकते हो, a1 इज इक्वल टू a2, और तथा क्या लिख सकते हो, b1 इज इक्वल टू b2। तो इसका जो रियल पार्ट है उसकी संख्याएं और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसकी जो संख्याएं हैं उसका जो गुणांक है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो दो समृद्ध संख्याएं समान हो तो उनको आप इस तरह से लिख सकते हो, या ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसको कैसे लिखिएगा, देखिए यहां पे आप लिख सकते हैं रियल z1 इज इक्वल टू रियल z2, और यहां पे इमेजिनरी z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी z2। इसको आप इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, जो
आपकी समृद्ध संख्या Z1 है उसका वास्तविक भाग और जो समृद्ध संख्या आपकी Z2 है उसका वास्तविक भाग आपस में बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 का उसका और जो इमेजिनरी पार्ट है Z2 का वो आपस में बराबर होगा। कब बराबर होगा? जब दोनों समृद्ध संख्याएं आपको क्या दी गई हो? समान दी गई हो। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। समृद्ध संख्याओं का योग, यानी कि अगर दो समृद्ध संख्याएं आपको दी गई हों उनका योग आप कैसे निकाल सकते हैं। तो जितने कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं ये सारे आपके इसमें यूज होंगे, तो आप इनको अच्छे से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना यहाँ पे हम तो मान लेते हैं कि Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1 तथा Z2 बराबर मान लेते हैं A2 प्लस आयोटा B2। दो समृद्ध संख्याएं हैं, दो समृद्ध संख्याएं हैं। तो अगर ये दो समृद्ध संख्याएं हैं इनको आप जोड़ेंगे कैसे? देखिए Z1 और Z2 को आपको जोड़ना है। A1 प्लस आयोटा B1 लिख दीजिए और ये क्या हो जाएगा A2 प्लस आयोटा B2 लिख दीजिए। इन दोनों को आप सिंपल तरीके से, अब देखिए जो इसका वास्तविक भाग है वो आपस में जुड़ेगा और जो काल्पनिक भाग है वो आपस में जुड़ेगा। तो A1 में क्या जुड़ेगा? A2 जुड़ेगा प्लस और इसमें ये जुड़ेगा आयोटा B1 प्लस आयोटा B2 आपस में जुड़ेगा। तो A1 प्लस A2 प्लस यहां आयोटा कॉमन हो जाएगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। तो Z1 प्लस Z2, तो अगर दो समृद्ध संख्याएं आपको दी गई हो तो उनको आप कैसे जोड़ेंगे? इस तरह से, उसका वास्तविक भाग वास्तविक भाग में जुड़ेगा और जो काल्पनिक भाग है वो काल्पनिक भाग में जुड़ेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इस पार्ट को आप क्या लिखेंगे? रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ये जो आपका है रियल पार्ट है किसका? Z1 प्लस Z2 का, और ये क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट है Z1 प्लस Z2 का। तो किसी भी दो समृद्ध संख्याओं को आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे अब देखते हैं समृद्ध संख्याओं का अंतर क्या होता है। तो चलिए इसमें भी हम मान लेते हैं कि माना Z1 बराबर A1 प्लस IB1 तथा Z2 बराबर मान लेंगे A2 प्लस IB2। ये आपकी क्या है? दो समृद्ध संख्याएं हैं। इनको आप कैसे घटाएंगे? सेम उसी तरह जिस तरह से जोड़े थे। A1 प्लस आयोटा B1 में से आपको घटाना क्या है? A2 माइनस आयोटा B2 को घटा देंगे। ये A1 प्लस आयोटा B1 ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आपका माइनस हो गया और ये भी आपका माइनस हो गया। इसको आप कैसे लिखेंगे? A1 माइनस A2 और इसको लिखेंगे B1 माइनस B2। तो इस तरह से वास्तविक भाग से और काल्पनिक भाग से आप क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? अंतर हो गया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि समृद्ध संख्याओं का गुणन क्या होता है, यानी कि दो समृद्ध संख्याओं को आप गुणा कैसे करेंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं दो समृद्ध संख्याएं
Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1 तथा Z2 बराबर मान लेते हैं A2 प्लस आयोटा B2। दो समृद्ध संख्या यहां मान लिए, इनका हम कर लेते हैं गुणा। तो Z1 इंटू Z2, तो जिस तरह से आप सिंपल गुणा करते हैं उसी तरह से इसका हम चलिए गुणा कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमको क्या प्राप्त होता है यहाँ पे। तो A1 का A2 में गुणा करेंगे तो A1 A2, इसमें गुणा करेंगे तो A1 B2 आयोटा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो A2 B1 आयोटा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो B1 B2 आयोटा स्क्वायर। इतना गुणा करना तो आप सबको सिंपल सा आता होगा, जिस तरह से हम पहले गुणा करते थे वैसे गुणा कर लिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। तो A1 A2 यहाँ पे है, इन दोनों में देख रहे हैं कि आयोटा कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचा A1 B2 और यहाँ पे क्या बचा B2 B1। और यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो B1 B2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाले हैं कितना -1, इसकी जगह पे रख देंगे हम -1, ये रख दिए -1। तो यहां गुणा करेंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा, तो ये हो गया A1 A2, इसको इधर ले लाएंगे तो B1 B2, ये तो हो गया वास्तविक, यहाँ पे भाग हो गया, प्लस यहाँ पे लिख देते हैं A1 B2 प्लस A2 B1, ये निकल गया Z1 Z2। तो अगर दो समृद्ध संख्याएं हैं तो उनको गुणा करके आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं रियल पार्ट Z1 Z2, यानी कि जो Z1 Z2 है उसका वास्तविक भाग है, और ये जो आपका है वो काल्पनिक भाग है किसका, Z1 और Z2 का। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि दो समृद्ध संख्याएं जब दी गई हो तो उनको आप गुणा किस तरह से करेंगे यहां पे आप समझ चुके हैं, तो नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं इस संयुग्मी समृद्ध संख्या क्या होती है। तो चलिए संयुग्मी हम देख लेते हैं। तो माना Z बराबर A प्लस आयोटा B एक समृद्ध संख्या है, एक समृद्ध संख्या है, तो इस अगर ये समृद्ध संख्या है तो इसका जो संयुग्मी होगा वो हम कैसे लिखेंगे। तो संयुग्मी को देखिए, संयुग्मी समृद्ध संख्या। तो पहले तो आपको ये समझना है कि जो संयुग्मी है Z है, तो संयुग्मी को आप किससे प्रदर्शित करेंगे, Z बार से, ऊपर बार लगा देंगे, ये संयुग्मी को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए यहाँ पे A हो गया, और संयुग्मी आप पहले भी पढ़ चुके हैं, संयुग्मी जो होता है इसका चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो वो क्या कहलाएगी, इसकी संयुग्मी। अर्थात जो काल्पनिक भाग है उसका चिन्ह जब हम चेंज कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाती है, संयुग्मी समृद्ध संख्या मिल जाती है। तो हम संयुग्मी समृद्ध संख्या को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। तो ये तो हो गया संयुग्मी। अब आइए हम आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि संयुग्मी जो समृद्ध संख्या है उसका गुण क्या होता है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम समझ लेते हैं जो कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। तो अगर Z1 Z2 के ऊपर संयुग्मी का चिन्ह लगा है, यानी बार का लगा है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, Z1 और Z2, अलग इस पे बार लगा दिए, अलग इस पे बार लगा दिए। इसी तरह एक साथ बार लगा है तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, अलग अलग बार लगा सकते हैं। इसी तरह गुणे में है तो इसमें भी आप अलग अलग दोनों पे बार लगा सकते हैं। भाग में है
एक साथ बार लगा है तो आप दोनों पे अलग अलग बार लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से अगर एक साथ बार लगा हो तो उनको अलग अलग बार उस पे हम लगा के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये भी कहीं न कहीं यूज हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं समृद्ध संख्याओं का मापांक क्या होता है। तो देखिए, यदि यहां पे z इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक समृद्ध संख्या हम ले लिए, समृद्ध संख्या यहां पे ले लिए। जब समृद्ध संख्या आपकी z बराबर a प्लस आयोटा b है, इसके मापांक को हम कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए, जिसे आप माड बोलते हैं, मॉडुलस z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से आप किसी भी समृद्ध संख्या का माड निकाल सकते हैं। जो माड होता है वो हमेशा आपको क्या मिलता है? एक धनात्मक वास्तविक संख्या मिलती है। अभी आपको आगे हम समझाएंगे ये कहाँ होता है, निकलता कैसे है, उसको भी आगे आपको हम अभी समझाएंगे। यहाँ पे एक नोट हम ये लिख रहे हैं कि किसी भी समृद्ध संख्या का मापांक हमेशा वास्तविक धनात्मक संख्या होता है। यानी ये कभी भी ना काल्पनिक आ सकता है और ना कभी ऋणात्मक आ सकता है। इस तरह से आप किसी भी समृद्ध संख्या का माड निकाल सकते हैं, मापांक निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अब आगे समझते हैं। आगे हम देखते हैं कि समृद्ध संख्याओं के कुछ मापांक जो हैं उसके भी कुछ गुणधर्म हैं जिनका भी यूज होता है। तो आइए हम समझ लेते हैं। ये यहाँ पे z और z पे बार लगा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मॉड z का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक साथ लगा है तो दोनों का मॉड अलग अलग आप रखकर वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह z1 पर बार अलग हो गया और z2 पर बार अलग हो गया। यहां पर भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कुछ यहाँ पे इनइक्वालिटी है, यानी कि असमिका के रूप में अगर समृद्ध संख्या दी गई होगी तो उनको आप कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर z1 z2 के योग को लिखा गया हो वो हमेशा क्या होता है? लेस देन होता है। किससे? वो लेस देन होता है, अलग अलग यहाँ पे लगा है, एक साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? अलग अलग लिख देते हैं। ये इसका जो मापांक है वो अलग अलग दोनों समृद्ध संख्याओं के मापांक के योग से कम होता है। और लेकिन अगर दो समृद्ध संख्याएं घटाई गई हों वो हमेशा ग्रेटर इक्वल हो सकती हैं। किसके? दोनों के अलग अलग मापांक के अंतर के। तो ये दोनों भी आप याद रखिएगा, कहीं पे इसका भी यूज होगा। आगे इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे जिनको हम आपको सॉल्व करके इसको पूरा प्रूव करके दिखाएंगे। तो आइए हम अब आगे देखते हैं कि आर्गड तल या समृद्ध तल क्या होता है, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है या आर्गड प्लेन क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे हम दो रेखाएं खींच लेते हैं, ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। ये हमारा क्या बन जाता है? चतुर्थांश बन जाता है 4। इसको कोई नाम दे देते हैं y, इसको दे देते हैं y डैश, इसको हम दे देते हैं x डैश, इसको दे देते हैं x, और इसको यहाँ पे हम मूल बिंदु को दे देते हैं 0।
तो जब यहां दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हम खींच दिए और 4 चतुर्थांश बन गए, तो अब हम समृद्ध संख्याओं को संख्या रेखा पे किस तरह से प्रदर्शित करेंगे उसको आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो देखिए यहां क्या हो गया कि माना z बराबर a प्लस आयोटा b एक समृद्ध संख्या है, एक समृद्ध संख्या है। तो जो ये आपकी समृद्ध संख्या है उसका जो वास्तविक भाग है वो x पे दर्शाया जाएगा और जो काल्पनिक भाग है वो y पे दर्शाया जाएगा। तो मान लीजिए यहां से यहां तक ये x पे कितना वैल्यू चली गई है a, और y पर जो पार्ट चला गया है वो कितना है b है। इसको यहां से मिला दीजिए और यहां पे ये मिला दीजिए, ये मिल गया आपका। तो ये जो पॉइंट यहां पे मिल रहा है इसका कोई नाम हम दे देते हैं। तो देखिए यहां से यहां तक दूरी कितना चली गई है a चली गई है, और यहां से यहां तक कितना दूरी चली गई है b चली गई है। यानी x अक्ष पे वास्तविक भाग को दर्शाया जाएगा और y अक्ष जो होता है वो काल्पनिक भाग होता है। नीचे ऋणात्मक रहेगा तो नीचे, और x वाला जो ऋणात्मक है वास्तविक भाग है तो उसको इस तरफ हम दर्शाएंगे। अब यहाँ पे जो a आया उसका जो निर्देशांक आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा a, और कितना हो जाएगा आयोटा b हो जाएगा। तो ये आपका यहां से ये आ गया। इस तरह से इसके हम तल को दर्शाएंगे। यहां पे हम आयोटा नहीं लिखते, सिर्फ b ही लिख रहे हैं, और यहां पे इस तरह से इसके हम निर्देशांक को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहां हम मिला दे रहे हैं इसको, यहां से अगर हम मिला दिए, जब इसको हम यहां मिला देंगे तो यही जो आपका होगा इसी को हम क्या बोलते हैं मॉड z, यानी कि मापांक होता है। अब मापांक पीछे आपको भी हम बताए थे को निकलता कैसे है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया a, इसका नाम दे देते हैं चलिए p। तो APO क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। अब अगर हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। यहाँ पे इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम r से भी प्रदर्शित करते हैं। तो r स्क्वायर, तो r बराबर इधर क्या लग गया रूट, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और r को ही हम क्या बोलते हैं मॉड z बोलते हैं। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पीछे भी आपको हम निकाल के बताए भी थे कि जो मापांक होता है उसको हम क्या लिखते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है वास्तविक भाग जो है, और b क्या है काल्पनिक भाग का गुणांक, ये आपका है i का गुणांक कह सकते हो। इस तरह से मापांक आप निकाल लेते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं आर्गड तल, यानी जिस पर समृद्ध संख्याओं को हम क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से आप लोग इसको दर्शा सकते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। आइए हम देखते हैं अब आगे। तो आगे यहाँ पे समृद्ध संख्या का कोणांक क्या होता है उसी को क्या बोलते हो मापांक। कोणांक यानी कि आर्गुमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं एक समृद्ध संख्या, माना z बराबर a प्लस आयोटा b क्या है एक समृद्ध संख्या है, एक समृद्ध संख्या है। तो यहाँ पे एक समृद्ध संख्या हो गई। तो आइए यहाँ पे एक हम चतुर्थांश बना लेते हैं। तो देखिए जिसे आप आर्गड तल अभी पढ़े हैं, तो आर्गड तल या समृद्ध तल यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर
कोई एक पॉइंट अगर आप ले रहे हो तो यहां से यहां तक कितना चले हैं b, और यहां से यहां तक की दूरी कितना है a। अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं, फिर इसको यहाँ पे खींच दिए, तो यहां पर जो कोण बन रहा है, कोण बन रहा यानी कि थीटा, तो इस पॉइंट से मिलाने के बाद, और इसी को आप क्या बोले थे, यानी कि मापांक भी इसी को आप बोलते हो, मापांक, जिसे आप मॉड जेड या किससे व्यक्त करते थे, आर से। तो अब जो मापांक बन रहा है और जो यक्ष अक्ष है उसके बीच जो झुकाव है उसी को आप क्या बोलते हो, कोणांक। तो यही है कोणांक। तो आप कोणांक के बारे में आप समझ गए हो कि कोणांक आप किसको बोलते हैं, यक्ष अक्ष और मापांक के बीच जो झुकाव होता है वो कहलाता है आपका कोणांक कहलाता है। तो थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे कैसे, यहाँ पे लंबवत है 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, तो 90 डिग्री अगर यहाँ बन रहा है तो एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो अगर समकोण त्रिभुज हो गया तो चलिए हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे P नाम दिए हैं, यहाँ पे O नाम दे दिए। तो अब हम ले लिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAP में क्या हो जाएगा, tan ले लेते हैं, तो tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या आपका हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे, ये b है तो ये भी b हो जाएगा, आधार आपका तो a ही है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b अपान a। तो यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स b अपान a। तो इस तरह से ये क्या निकला आपका, कोणांक। तो कोणांक निकालने का ये आपका फार्मूला हो गया, थीटा बराबर tan इनवर्स b अपान a। तो ये भी क्वेश्चन इससे संबंधित आपको आगे सॉल्व करना रहेगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब देखते हैं कोणांक का मुख्य मान क्या होता है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है, कोणांक का मान थीटा जो असमिका 0 डिग्री यहां पे ये ग्रेटर देन थीटा और लेस इक्वल कितना है पाई का के बीच आपका होता है, के बीच आपका होगा, वो क्या कहलाता है, कोणांक का मुख्य मान कहलाएगा, कोणांक का मुख्य मान। यानी कि जो थीटा है वो हमेशा कहां होना चाहिए, 0 से बड़ा और 180 या 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, वो आपका क्या कहलाता है, कोणांक का मुख्य मान कहलाता है। इसको आप इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे आपको हम देख लेते हैं, और एक बात ये भी ध्यान देना है कि इसके बीच क्या होता है, क्योंकि आपको पता है जब हम चतुर्थांश पढ़े थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो यहां से तो आप एक बार घूमते हो तो 180 होता है, इधर आप घूमते हो तो 360, यानी कि ये तो बहुत बहुत सारे कोण हो सकते हैं। तो इसलिए जो आपका कोणांक है वो 0 से कहां तक लिया जाता है, 180 तक, क्योंकि यहां से यहां तक समृद्ध संख्याएं और नीचे जो आपकी होती हैं वो उसकी संयुग्मी संख्याएं आपकी प्रदर्शित की जाती है। तो अब यहाँ पे चलिए एक चार्ट हम समझ लेते हैं कि चार्ट क्या है। ये पहला चतुर्थांश है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश है, ये आपका चौथा चतुर्थांश है। तो इसमें चारों चतुर्थांश जो आपके हैं उसके अंतर्गत अगर कोई कोण आएगा तो पहले में आप क्या लेंगे, कोणांक को, पहले में जो कोणांक होगा वो रखा जाएगा कितना, थीटा रखा जाएगा।
अगर 0 से, क्योंकि सबको पता है कि जो पहला वाला होता है वो 0 से कहां तक होता है, π/2, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो वैल्यू होता है वो इसमें आता है। और इस वाले में भी आपको पता है कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा दूसरे में आता है। तीसरे में क्या आता है, तीसरे में 180 से बड़ा और 270 से छोटा। तो ये आपका हो गया, यानी कि ठीक। और जो चौथा चतुर्थांश होता है वो 270 से बड़ा होता है और 2π से छोटा होता है। तो ये पहले चतुर्थांश में ये सारे कोण आएंगे, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये तो आप त्रिकोणमिति में इसको पढ़े हैं, ये सारे कोण आते हैं। लेकिन क्योंकि जो कोणांक होता है वो 180 तक ही निकाला जाता है, तो देखिए यहाँ पे हम दूसरा कलर लेके यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये कोणांक तो आपका फर्स्ट में, अगर कोण इसके और इसके बीच है तब तो थीटा ही लिया गया। अगर यहां तक है तब आपका कोणांक जो आपका होगा वो लिया जाएगा π-θ लिया जाएगा, मुख्य कोणांक। और तीसरे वाले में अगर आता है तो जो मुख्य कोणांक है, मुख्य कोणांक वो आपका लिया जाएगा θ - π लिया जाएगा। और चौथे में अगर आएगा तो जो मुख्य कोणांक है क्या लिया जाएगा, -θ। तो ये चार्ट आपको याद रखना है कि जब भी मुख्य कोणांक आएगा तो फर्स्ट वाले में θ, दूसरे वाले में π-θ, तीसरे वाले में θ - π और चौथे वाले में -θ लिया जाएगा। कैसे यूज होगा, जब क्वेश्चन आपको हम बताएंगे वो आपके समझ में आएंगे कि किस तरह से इन सब यूज होंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। समृद्ध संख्या यदि z बराबर x प्लस आयोटा y को अगर हम z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में निरूपित किया जा सकता है, इसे ही क्या कहते हैं, ध्रुवीय रूप या किसी क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय रूप कहते हैं। यानी कि जो समृद्ध संख्या आपकी ये दी गई है उसको इस तरह से अगर व्यक्त कर दिया जाए वही क्या कहलाता है, इसका ध्रुवीय रूप कहलाता है। तो आइए हम यहाँ पे एक आर्गट तल बना लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पे a हो, x इसमें माना गया है, आप x भी ले सकते हैं और a भी आप ले सकते हैं। तो इसका चित्र हम इस तरह से बनाते हैं। ये यहाँ तक आपका x है, ये पॉइंट तो x y हुआ, इसका नाम हम a दे देते हैं, इसको b दे देते हैं, इसको o दे देते हैं। यहाँ पे क्या है, थीटा है। और ये क्या है, मापांक आपका है, यानी कि इसको हम r दे देते हैं। और यहां से यहां तक y है तो यहां से यहां तक भी y हो जाएगा। अब देखिए हम समकोण त्रिभुज यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ABO समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज OBA में, तो इस समकोण त्रिभुज में हम ले लिए तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे हम यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ x और y की वैल्यू हटाना है तो हमको x और y की वैल्यू निकालना है इस कोण की मदद से। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले हम अनुपात लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा सबको पता है लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखिए इस कोण के लिए निकालना है तो इस कोण के सामने वाला लंब ये लंब हो जाएगा और ये आपका
कर्ण और ये आपका आधार। तो लंब कितना है y, कर्ण कितना है यहाँ पे r माने हुए हैं, बटा 1 करके तिरछा गुणा कर लीजिए। तो y बराबर यहाँ पे वैल्यू निकल गई r साइन थीटा। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, कॉस निकाल लेते हैं। तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पे इस कोण के लिए क्या है, x है, कर्ण तो r ही है, तो x बटा r। तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी तो r cos थीटा। थीटा क्या है उसको भी आप समझ चुके हैं, कोणांक है यहाँ पे। तो यहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू निकल गई, तो यहां हम क्या लिखेंगे, x तथा y का मान रखने पर, मान यहीं पे रख दीजिए इसमें। तो z बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया आपका r cos थीटा प्लस i है, और y की वैल्यू क्या है, r sin थीटा। तो z बराबर r कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो गया cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो इस तरह से यहाँ पे z जो समृद्ध संख्या थी x प्लस आयोटा y, उसको हम त्रिकोणमितीय रूप में व्यक्त कर दिए, और वही त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपका है क्या कहलाता है, ध्रुवीय रूप कहलाता है। इस तरह से समृद्ध संख्या आपको दी रहेगी और आपसे बोलेगा कि आप उसको ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। r की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो r आपको बता चुके हैं। थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, थीटा भी आपको बता चुके हैं कि थीटा आप किस तरह से निकाल सकते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, आज जितना हो सका उतना आपको हम लगभग जो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन सभी को आज आपको हम बता दिए। तो अब जितने भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं उन सभी को आप लोग तैयार करिए अच्छे से। इसके बाद इससे जो एक्सरसाइज हैं उनको भी आपको हम जरूर सॉल्व करवाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।